नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीटीटी के मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि a+2 a+4 अभाज्य संख्याएं हैं तो a के मानों की संख्या। देखिए, आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे a के मानों की संख्या पूछ रहा है, ना कि a का मान। ठीक, देखो अगर आप देखें तो a+2 a+4 तीन संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में, मतलब इन तीनों के बीच का जो अंतर है वो सेम है। और ये ऐसी अभाज्य संख्याएं केवल एक ही सेट है, 3, 5, 7। यहाँ से आपका a के मान आएगा 3, मतलब तो मानों की संख्या कितनी हुई? 1। केवल यही तीन संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में है और तीनों अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो सिर्फ अपने से कटती हैं, अपने अलावा किसी से नहीं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से। ठीक है, आप इसमें से देख लो, केवल इसमें ही ऐसा है 3, 2, 5, 2, 7, बस। उसके अलावा कहीं पे नहीं आपको मिलेगा लगातार। तो समझ गए? तो a के मानों की संख्या कितनी हुई? 1, और a का मान कितना होगा? 3। अगला क्वेश्चन क्या है? जब x पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखो, जब x पावर 13 प्लस 1 को विभाजित करना है किससे? x माइनस 1 से। जिससे भी विभाजित किया जाए कभी, आप उसको हमेशा 0 मान लो। x माइनस 1 अगर 0 है तो x का मान कितना हुआ? 1। मतलब अगर x बराबर 1 है तो वो इसे संतुष्ट करेगा। ठीक है, आप सीधे इसमें रख दो x की पावर 13 प्लस 1, 1 की पावर 13 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। तो शेषफल कितना आएगा? 2। और अगर ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता तो यहाँ पर हमें मान कितना मिलता? 0। मतलब x का जो मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता। संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए शेषफल बच रहा है। समझ रहे हो आप? यही तो मूल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो मूल बोलते हैं हम लोग, वो यही होती है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण है, तो इसमें x के जो भी मान आएंगे कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक ये दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मतलब अगर आप x की जगह उस मान को रख देंगे इस समीकरण में तो उसका मान कितना आएगा? 0। यहाँ 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए शेषफल आ रहा है। कितना शेषफल आया? 2। चलिए अगला सवाल। गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी शैक्षणिक विधि है? ये पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, मतलब शिक्षण अधिगम के। देखिए, आप क्या समझते हैं? आपको पढ़ के ही महसूस हो जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को अपनी मौजूदा क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करना। आपको लग जाएगा कि आंसर यही है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। कमजोरी का पता लगाएं और केवल उन हिस्सों को सिखाएं। ये तो गलत है ना, हमें कमजोरियों को भी दूर करना पड़ेगा और आगे भी सिखाना पड़ेगा। फिर तीसरा है कमी को ज्ञात करें और केवल उन्हें संबोधित करें। नहीं, कमी को ज्ञात करें, उन्हें दूर करें, उसके अलावा उसे उसके और भी एस्पेक्ट को भी तो देखना पड़ेगा। या सिर्फ कमियों को दूर करेंगे? नहीं, यही कमियों का जब दूर करते हैं तो वो कौन सा शिक्षण होता है? निदानात्मक शिक्षण। ठीक, प्रत्येक छात्र को एक ही दृष्टिकोण से पढ़ाएं, ये भी गलत है। हर छात्र की अलग अलग नीड्स होती हैं, हमें सबको ध्यान में रख के ही पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए आंसर आपका होगा पहला वाला। ठीक है, उसके बाद है एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या। अब मान लो कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी x। ठीक, तो अगर पहले साल x थी तो प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो अगले वर्ष x में x का 5% जुड़ेगा, मतलब x प्लस x गुणे 5/100। ये हो गया 20, 20, 21 x/20, ये हो गया। उसके बाद फिर अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी? अब ये 21 x/20 प्लस 21 x/20 का 5%, मतलब फिर से 1/20, यही तो हुआ। तो 21 x/20 कॉमन ले लो, कितना बचा? 1 प्लस 1/20,
ठीक है। तो 21x/20 गुणे 21/20 मतलब 441x/400। और सवाल में आपको इसका कितना मान दे रखा है, 4410। मतलब 2 साल के बाद यही तो हुआ थी जनसंख्या, और इसका मान ये दे रखा है। यहाँ से इसे काट दो 10, x बराबर कितना आ जाएगा 4000। आंसर तो आपका 4000 हो गया। इसका एक तरीका और भी है, आप 5% को फ्रैक्शन में बदल लो, मतलब भिन्न में। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/20। मतलब अगर इस साल जनसंख्या 20 है तो अगले साल 1 बढ़ जाएगी, और 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 21। मतलब इस साल अगर 20 थी तो अगले साल 21 हो जाएगी। यही अगले साल फिर से होगा, मतलब फिर से अगर अगले साल 20 है जनसंख्या तो वो अगले साल बढ़ के कितनी हो जाएगी 21। अब दोनों साल का सक्सेसिव आपको निकालना पड़ेगा, तो इधर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 से, और इधर इनका मल्टीप्लाई 441। मतलब अगर एक साल जनसंख्या 400 है तो वो 2 साल बाद बढ़ के 441 हो जाएगी। तो यहाँ पे तो दे रहे हैं वर्तमान में 4410 है, मतलब यहाँ एक जीरो है। अब इधर जीरो है तो इधर भी जीरो आएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक सर्वेक्षण में अवलोकनों की संख्या 40 है। यदि पहले 10 अवलोकनों का माध्य 4.5 है और शेष का 3.5 है, मतलब अगर 10 का 4.5 है तो 30 का 3.5 है। संपूर्ण सर्वेक्षण का माध्य, माध्य क्या होता है, संपूर्ण योग, ठीक, बटे सर्वेक्षणों की संख्या, यही तो हुआ। संख्या तो हमें पता है टोटल कितने हैं 40, हमें योग निकालना पड़ेगा। अब देखो, पहले 10 अवलोकनों का माध्य 4.5 है, मतलब 10 अवलोकनों का योग कितना होगा 4.5 गुणे 10 मतलब 45। ये समझ में आ रहा है। जैसे 1 और 2, इनका माध्य कितना हुआ 2, 1 3/2, 1.5 हुआ। अब अगर हम कहें कि 2 अवलोकनों का माध्य 1.5 है तो उनका योग कितना होगा, तो आप सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो है योग, ये इधर जाके। तो भाई हमने कर दिया, 10 अवलोकनों का योग 45। इसी तरीके से जो बचे थे 30, उनका योग कितना होगा 30 गुणे उनका माध्य कितना है 3.5, मतलब 105। जीरो, ये कितना हो गया 105। 30 अवलोकनों का 3.5, ठीक है। अब टोटल योग कितना आ गया 105 और 45, 150। ये डिवाइड कर दीजिए, 4×3 = 12, 3 30, 4×7 = 28, 2 20, 4 5 3.75 हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है। अधिकतम आयतन का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए अब जैसे ये घन है, ठीक है, इसकी भुजाएं ए सब ए है, ठीक है। इसमें अधिकतम आयतन का लंब वृत्तीय बेलन, अधिकतम आयतन का लंब वृत्तीय बेलन कौन सा होगा, जो इसके चारों ऐसे किनारों को स्पर्श करता हुआ काटा जाएगा, ठीक है। और वो इस तरीके से आएगा, इसमें लगेगा, और यहाँ भी वो चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा, यही तो होगा। अब देखिए आप, हमें ऊंचाई तो बेलन की पता चल गई, कितनी है 14, मतलब जो इसकी भुजा है घन की वही ऊंचाई। हमें उसकी त्रिज्या पता करनी है। अगर आप ये जोड़ दें तो ये पूरी भुजा ही तो आई, मतलब 2r बराबर भी 14 ही तो हुआ। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें r पता है, h पता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये बेलन है, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है देखेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 2πr², ये वाला πr², और ये वाला πr², और ये वाला बचा। ये वाला कैसे निकालते हैं, पूरी परिधि का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, मतलब 2πr गुणे h। अगर 2πr कॉमन ले लें तो आता क्या है h+r, 2πr इंटू h+r, यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और जब वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो सिर्फ ये आता है 2πrh, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, 2 × 22/7 × r
7 h प्लस आर 21, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 गुणे 21, 21 चौके 84 8, 21 चौके 84 8, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला सवाल, 50 संख्याएं दी हैं आपको, प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया जाता है, हर संख्या को। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य, आप एक बात ध्यान रखिए, जब हर संख्या में से कोई संख्या घटा दें या उसमें से कोई संख्या घटाई जाए, हर संख्या में से जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं उनमें से अगर आपको कुछ माइनस करना है हर संख्या से, तो आगे जाके वो एवरेज में से भी उतना ही माइनस हो जाएगा। एवरेज का मतलब ही क्या हुआ, जैसे 4 लोग थे, हमने सबको 1-1 रुपए दे दिया, तो आपको पता है बाद में जो माध्य होगा वो भी उतने 1 रुपए से ही बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने सबको दिया है। या हम इनसे 1 रुपए सबसे ले लें तो सबका माध्य भी 1 रुपए से कम हो जाएगा। एवरेज का तो कॉन्सेप्ट ही यही है, हर चीज बराबर बराबर बांट देना। 53 में से घटाया है तो माध्य भी वैसे ही घट जाएगा, मतलब 53 से -3.5 घटा दो। अब घटाया है चूंकि माइनस है तो वो तो जुड़ जाएगा, तो मतलब 56.5, दी गई संख्याओं का माध्य 56.5 आ गया। ठीक है। फिर अगला सवाल, 10 अवलोकनों 5, 9, 14, 15, x+1, 2x - 13, 28, 30, 32, 34 को आरोही क्रम में लिखा गया है, मतलब उन्होंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है। आंकड़ों की माध्यिका 24 है। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, अगर n विषम है तो माध्यिका क्या होगी, n+1 बटे 2वां पद। और अगर n सम है, मतलब अगर उसमें संख्या सम है, तो माध्यिका क्या होगी, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, इन दोनों का माध्य। अब यहाँ पे देखिए आप कितने संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सम है। तो माध्यिका का सूत्र क्या होगा, n/2, n/2 मतलब 5, 10 है ना, n बराबर 10 है, तो मतलब पांचवा पद क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब x+1। फिर 5 + 1 मतलब 6वां पद, 2x - 13 बटे 2 बराबर कितना दिया है आपको, आंकड़ों की माध्यिका 24 है। आप इसको जोड़िए, 3x - 12 बराबर 48, तो 3x बराबर कितना हो गया, ये 60, x बराबर 20, आपका आंसर हो गया 20। ठीक। अगला सवाल, 44 गाय एक मैदान को 9 दिनों में चर सकती हैं, कितनी कम या अधिक गाय समान मैदान को 12 दिनों में चरेगी। देखिए यह एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क मतलब अगर कुछ मेन हैं इतने दिनों में काम करते हैं तो टोटल वर्क जो है वो हमेशा m/d होता है। ये आप याद रखिए, वही चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है आपको। 44 गाय ने 9 दिन में चरा, मतलब ये हुआ टोटल वर्क। दूसरी कंडीशन में वही टोटल वर्क तो सेम है ना, कितनी कम या अधिक गाय समान मैदान को 12 दिनों में चरेंगी, मतलब यहाँ तो 12 दिन का हमें पता है, नंबर नहीं पता है। यहाँ से निकालते हैं, 3 3 9, 3 चक्को 12, 4 से 11 ये कट गया, x बराबर 11 3 33, मतलब 33 गाय 12 दिन में चरेंगी। वो बोल रहा है कितनी कम या अधिक गाय, पहले कितनी थी 44 गाय, अभी कितनी है 33, मतलब 11 कम गाय। आंसर आपका 11 कम गाय होगा। हो सकता है यहाँ पर वो बोल दे सिर्फ 33 गाय, एक ऑप्शन दे दे और आप 33 लगा दो तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। वो बोला है कितनी कम या अधिक गाय, मतलब अभी जो 44 गाय हैं इनसे कितनी कम या अधिक गाय, तो आप अभी तो गाय आ रही हैं 33 जो 12 दिनों में चरेंगी, पहले 44 थी अभी 33 है, मतलब 11 कम गाय। ठीक है। अगला सवाल, अब ये देखो आप, एक महीने में एक परिवार का व्यय दिया हुआ है निम्न, जैसे आपका ये भोजन हो गया, ये यात्रा हो गया, एक सेकंड कलर बदल देते हैं इसका। ठीक है, जैसे ये आपका सॉरी देखिए, जैसे आपका ये भोजन का हो गया,
ये यात्रा का हो गया, ये घर का किराया का हो गया, ये आपका बचत का हो गया और ये आपका शिक्षा का हो गया। वो बोल रहे हैं यदि शिक्षा और यात्रा के व्यय के बीच का अंतर 4,000 रुपये है, ठीक है। और आप जब भी इस पाई चार्ट को हमेशा जोड़ेंगे टोटल परसेंटेज वो हमेशा 100 होगा, क्योंकि अब कोई भी चीज़ अपना क्या होती है 100% ही तो है। 5 अपना जो है वो 100% है, ठीक है। शिक्षा और यात्रा के व्यय के बीच का अंतर देखिए, शिक्षा शिक्षा कौन सा है ये वाला, मतलब 25% माइनस यात्रा, यात्रा ये है 15%। इनके व्यय के बीच का अंतर 25% में से 15% कितना गया, 10% बचा। मतलब व्यय के बीच का अंतर 4,000 रुपये है। मतलब 10% की वैल्यू कितनी आ रही है, 4,000 रुपये। आपसे पूछ रहा है परिवार की कुल आय। अब आप एक बात बताइए, 10% की वैल्यू 4,000 रुपये है, आपसे कितनी वैल्यू पूछ रहा है, कुल आय। अभी हमने आपको क्या बताया, कुल आय कितनी होगी, 100% ही तो होगी। ये जो भी जिस बारे में भी बात हो रही है, कुल आय तो हमेशा 100% ही हुई। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 10% की वैल्यू 4,000 थे, 100% के लिए एक एक जीरो चिपका दो दोनों तरफ, 40,000 आंसर आ गया। समझ गए आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि माना परिवार की कुल आय x रुपए है, फिर x का शिक्षा का व्यय कितना हुआ 25%, तो x का 25% माइनस फिर x का 15% बराबर 4,000 रुपये। फिर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, x गुणे 25/100 माइनस x गुणे 15/100 बराबर 4,000 रुपये। तो ये जब घटाएंगे तो x गुणे 10/100 बराबर 4,000 रुपये, एक जीरो कट जाएगा, x बराबर 40,000 रुपये। ऐसे भी आंसर आएगा आपका, ऐसे भी आंसर आएगा। आप सीधे माइनस करिए, 25 में से 15% माइनस किए, 10% की वैल्यू आई 4,000 रुपये। आपसे कुल आय पूछ रहा है, मतलब 100% पूछ रहा है। अभी आप सपोज करिए जैसे आपसे पूछ देता कि घर का किराया पे खर्च बताओ। अब आप घर का किराया का खर्च कितना है 20%, मतलब अगर 10% की वैल्यू 4,000 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, डबल कर दो, 8,000 रुपये हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और लाते रहेंगे।